आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं डाउट में, और टोटल कितना है, 3 क्वेश्चन है डाउट के अंदर। तो चलिए फटाफट आज क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक स्कूल में 400 स्टूडेंट है और एनुअल फ़ी क्या होती है 50% इंक्रीज की जाती है। 20 स्टूडेंट को क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है स्कॉलरशिप के लिए, जिनमें उनका 50% जो है ऑफ हो जाता है। हाउ मच डिड द प्रॉफिट ऑफ द स्कूल इंक्रीज, यानी कि स्कूल के प्रॉफिट में कितना इंक्रीज देखा गया है। अब देखिए मान लो 400 स्टूडेंट है और 400 स्टूडेंट का जो फ़ी है वो भी हम मान लेते हैं कितनी है, 400 है। बोला क्या गया कि फ़ी में 50% की वृद्धि की गई, यानी सभी छात्रों पर 50% की वृद्धि की गई होगी। तो अब जो स्कूल का फ़ी होगा कितना होगा, 150 बटे में 100, यानी कितना हो गया 600। अब स्कूल का जो फ़ी आ गया कितना आ गया, 600 आ गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है इसमें कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है कितने का, 50% का। अब देखो एक स्टूडेंट का फ़ी अगर 1 रुपये है, ठीक है, एक स्टूडेंट की फ़ी अगर 1 रुपये है, इसमें से 50% इंक्रीज किया गया तो यानी कितना होगा, अब एक स्टूडेंट की फ़ी 1 रुपये ना रखे कितना हो गई, 1.5 रुपये हो गई, 1.5 रुपीज़ हो गई। अगर 1.5 रुपीज़ एक बंदे की फ़ी है, 1.5 रुपीज़ एक बंदे की फ़ी है, तो बोला गया कि 20 बंदे की फ़ी कितनी होगी, 20 बंदे का फ़ी कितने से 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तब 15 दूनी कितना हो गया 30। अब ये 20 बंदे की फ़ी 30 रुपये होगी, लेकिन हमें इस 20 लोगों को स्कॉलरशिप देना है 50% का, तो 30 का 50% निकालोगे कितना हो गया, 15 रुपये। अब ये जो 20 स्टूडेंट थे इनको कितना देना पड़ेगा, 15 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। ठीक है, इनको कितना देना पड़ेगा, 15 रुपये फ़ी देना पड़ेगा। टोटल हमें कितना है, 600 है। ठीक है, ध्यान रखना टोटल कितना फ़ी है, 600 है। 600 फ़ी में से 15 रुपये क्या देना है, 20 स्टूडेंट को देना है। अब स्टूडेंट कितने बने, 400 स्टूडेंट थे, 20 निकल गए, कितने बचे भाई यहाँ से 380 बचे, 380 बचे। अब इस 380 स्टूडेंट को फ़ी कितना देना पड़ेगा, इनका 1.5 गुना, इनका 1.5 गुना देना पड़ेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट की फ़ी कितनी है, 1.5 रुपये है। एक स्टूडेंट की फ़ी कितनी है, 1.5 रुपये, तो इसका 1.5 गुना करोगे कितना हो जाएगा आपका, 15 8 120 और 15 3 45 और 12 57, यानी 570। अगर इसको हम ऐड कर दें 570 को, ठीक है, 570 को ऐड करते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा, और हो जाएगा 5, 585 ये होगा ना, 585। ठीक है, पहले जो स्कूल के पास रेवेन्यू आता था 400 रुपये का था, अब कितना आ रहा है, 585 रुपये का आ रहा है। कितने का, 585 रुपये का। बात समझना भाई कि पहले जो स्कूल का रेवेन्यू आ रहा था 400 रुपये, अब कितना आ रहा है, 585 रुपये। ठीक है, तो बोला गया कि स्कूल के लाभ में कितना का वृद्धि हुआ था। सिंपल, हमें 100 पे जो भी वैल्यू होती है वो प्रॉफिट कहलाती है। हम क्या करते हैं, इसमें 4 से डिवाइड कर देते हैं, इसमें हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100। 4 से जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 2 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, 146.5। यानी पहले जो रेवेन्यू 100 था वो हो गया कितना, 146.5, यानी कितना उसका रेवेन्यू इंक्रीज किया गया, 46.25% जो उसके रेवेन्यू में इंक्रीज देखने के लिए मिला गया। कितना मिला इंक्रीज देखने के लिए, 46.25% का। तो उम्मीद है कि भाई क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ये बोला गया है कि शरण और मयूख जो है एक साथ किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये आपका डाउट नंबर कौन सा हो जाएगा, इससे पहले कौन सा था, 40 था, तो ये हो गया 41, ये आपका कौन हो जाएगा 41। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि शरण और मयूख जो है एक साथ किसी काम को 18 दिन में कंप्लीट करते हैं। अब होता है कि मयूख जो है वो सेम काम को अकेले कितना है, 1/3 काम करके क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक है, जो मयूख जो होता है सेम काम का 1/3 करके छोड़ देता है, और जो रिमेनिंग काम है उसको शरण के द्वारा कंप्लीट किया जाता है अकेले। और होता क्या है कि जब दोनों ये 1/3 काम करके छोड़ देता है, जो शरण जो है रिमेनिंग काम को करता है, इस केस में क्या होता है कि दोनों के द्वारा काम कंप्लीट करने में लगा समय कितना होता है, 40 दिन का, 40 दिन का। ठीक है, तो बोला गया कि मयूख जो है क्या है, फास्टर है किससे, शरण से, यानी कि हम कह सकते हैं कि मयूख की एफिशिएंसी शरण से फास्टर है। इन हाउ मेनी डेज डज शरण एलोन कंप्लीट द इंटायर वर्क, यानी कि पूरे काम को करने में शरण के द्वारा कितना समय लगेगा। अब देखो 2 बंदे हैं यहाँ हमारे पास, शरण और मयूख जो है। ठीक है, शरण और मयूख, शरण और मयूख। यहाँ पर देखो कौन काम कर रहा है, मयूख काम कर रहा है। ठीक है, मयूख जो है किसी
मतलब 1/3 काम कर रहा है x दिनों में। हम मान लेते हैं कि मयूख जो है x दिनों में 1/3 काम कर रहा है, ठीक है, 1/3 काम कर रहा है x दिनों में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा आप बताओ। अगर 1/3 काम x दिन में कर रहा है तो पूरा काम करने में उसे लगेगा 3x डे। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है, ठीक है। अब अगर शरण जो है रिमेनिंग, अगर 1/3 काम कौन कर रहा है, मयूख कर रहा है, तो रिमेनिंग का काम कितना हो जाएगा 1/3 का 1 - 1/3 यानी हो जाएगा 2/3। यानी कि 2/3 जो है काम है इस शरण के द्वारा कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा। अगर ये x दिन काम किया तब हो जाएगा क्या 40 - x दिन में। अगर आप हमें बताओ कि 2/3 काम जो है शरण के द्वारा 40 - x दिन में कंप्लीट किया जाए तो पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा। ये हो जाएगा कितना 3 × 40 - x/2। अब देखो शरण कितना दिन में काम कर रहा है वो भी निकल कर आ गया, मयूख कितना दिन में काम कर रहा है वो भी निकल कर आ गया, और दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहे हैं वो भी निकल कर आ गया। तो हम क्या करते हैं एफिशिएंसी निकाल लेंगे, ठीक है, एफिशिएंसी निकाल लेंगे या फिर एफिशिएंसी को हम इक्वल कर देंगे दोनों का। तो दोनों का जब एफिशिएंसी हम इक्वल करेंगे तो हम यहाँ से कर सकते हैं भाई कि ये हो जाएगा क्या आपका 1/3x प्लस में 1/1 नहीं होगा, 1/में 40 - x/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, इसीलिए मैं वहाँ से 1 को हटा देता हूँ। 2 में ये 3 × 40 - x, और ये किसके बराबर होना चाहिए भाई 1/18 दिन में, जो दोनों मिलकर काम कंप्लीट करें उसके बराबर होना चाहिए। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 × 18। अगर मैं यहाँ से एलसीएम लूँगा, यहाँ पर लिखता हूँ एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा आपका x × 40 - x। अब यहाँ पर जो आएगा भाई हो जाएगा 40 - x, ठीक है, और प्लस का ये हो जाएगा कितना आपका 2x, और ये किसके बराबर होगा, ये होगा 1/6 के बराबर। अगर मैं 6 से इधर मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि ये -x + 2x प्लस x आएगा तो हो जाएगा 240 प्लस का 6x बराबर ये हो जाएगा कितना आपका 40x - का x²। अगर मैं इसको इधर लाऊं, ये पूरे टर्म को इधर मैं लाऊं तो इसको मैं लिख सकता हूं कि x² माइनस का 34x प्लस का 240 बराबर 0, यही मैं लिखूंगा ना, ठीक है भाई। अब यहाँ से देखो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ 240 24 और 10, ठीक है, 24 10 में तोड़ सकता हूँ, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ कि x² माइनस का 24x माइनस का 10x प्लस 240 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा अगर मैं x को कॉमन निकालूँ तो हो जाएगा क्या आपका x माइनस का तरीके, ठीक है, x माइनस का 24, और यहाँ से अगर मैं -10 का कॉमन निकालूँ तो हो जाएगा x माइनस का 24। यही दो टर्म आएंगे इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा x की वैल्यू आएगी आपका 10 और एक बार x की वैल्यू आएगी 24। अब दोनों को हमें रख कर चेक करना पड़ेगा भाई। अगर मैं वैल्यू 10 को रखता हूँ, बोला क्या गया है कि मयूख जो है शरण से ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, यानी कि मयूख की जो डेज की संख्या आनी चाहिए वो कम आनी चाहिए। किससे? मयूख की डेज की संख्या कम आनी चाहिए, किससे? शरण से। बात क्लियर हो रही है कि मयूख की डेज की संख्या किससे कम आनी चाहिए? शरण से कम आनी चाहिए, ठीक है भाई। बोला क्या है कि शरण जो है अकेले कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। अगर x इक्वल्स टू मैं 10 रखता हूँ, x इक्वल्स टू अगर मैं 10 रखता हूँ तो अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये 30 हो जाएगा। मयूख जो है कितने दिन में काम करेगा? 30 दिन में। अगर मैं यहाँ पर 10 रखूँगा तो 40 माइनस 10 करेंगे 30, 30 बटे में 2 और इंटू 3 यानी कि 90 बटे 2 यानी कि 45। यहाँ पर आ रहा है 45, ठीक है भाई। अब हमें 24 ला कर भी चेक करना पड़ेगा। अगर मैं 24 यहाँ पर रखूँगा, 24 अगर मैं यहाँ पर रखूँगा, यहीं पर मैं लिखता हूँ कि अगर मैं x इक्वल्स टू 24 रखूँगा तो मयूख कितना लेगा। अगर मैं 24 रखता हूँ यहाँ से, देखो अगर हमने x इक्वल्स टू क्या रखा, तरीके चल जा, x इक्वल्स टू अगर मैं 10 रखा तो मयूख जो है काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 30 दिन में। और शरण जो है काम कंप्लीट कर रहा है 45 दिन में। अगर मैं x इक्वल्स टू 24 रखता हूँ तो मयूख जो है काम कंप्लीट करेगा 72 दिन में। और यहाँ पर अगर मैं 24 रखूँगा तो 40 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा? 16, और 16 गुना 3 48 बटे 2 यानी कि 12 हो जाएगा। ये होगा ना, 12 हो जाएगा। यानी शरण जो है कितने दिन में कंप्लीट करेगा? 12 दिन में।
तो आप बताओ यहाँ पर किसकी डेज की संख्या कम होनी चाहिए भाई? मयूख की डेज की संख्या कम होनी चाहिए। किससे? शरण से। शरण की डेज की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मयूख की एफिशिएंसी ज़्यादा है शरण से। तो देखो इसमें शरण की डेज की संख्या कम है, मयूख की डेज की संख्या ज़्यादा है, तो जो x=24 हमारा आंसर नहीं होगा। x= हमें 10 रखना पड़ेगा। अगर मैं x=10 रखूँगा तो यहाँ पर देखो भाई मयूख जो है 30 दिन में काम कंप्लीट करेगा, और जबकि शरण जो है इसी को 45 दिन में काम कंप्लीट करेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। तो क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन, आई होप। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। बोला गया कि एक त्रिभुज है जिनकी साइड हमें दे रखी है 53, 56 और 53, ठीक है। और एक और ट्रायंगल हमें दे रखा है, एक और ट्रायंगल हमें दे रखा है जिनकी दो साइड हमें दे रखी है 53 और 53, और बोल के रखा है कि x जो है 56 के बराबर नहीं है। तो आपको क्या बताना है कि भाई x की वैल्यू क्या होगी, तीसरी साइड क्या होगी। बात क्लियर हो रही है? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से एक ट्रायंगल बनाऊँ इस तरीके से, इस तरीके से अगर मैं ट्रायंगल यहाँ से बनाऊँ, अगर दो साइड इक्वल तो कैसा है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर मैं इसको ए बोलूँ, इसको बी बोलूँ, इसको सी बोलूँ, आइसोसेलेस का मतलब दो भुजाएं आपस में इक्वल होंगी। ये 53 है, ये भी 53 है, पूरा का पूरा कितना है? 56 है, 56 है। अब देखो आइसोसेलेस में होता क्या है कि अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस तरीके से, तो ये क्या करता है भाई, जो बेस होता है ना उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। ये 90 का यहाँ से बनेगा। अगर इक्वल पार्ट में बनेगा तो ये 28 हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा। अब यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या करता है भाई? एच का स्क्वायर बराबर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। तो ये देखो 53 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भाई? 53 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 2809। तो ये 53 का स्क्वायर करेंगे तो 2809 बराबर ये कितना हो जाएगा? 28 का स्क्वायर 784 माइनस का पी का स्क्वायर, सॉरी प्लस का पी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो 53 का स्क्वायर है उसमें से हम क्या करेंगे? 784 को माइनस करेंगे तो हमारा जो हाइट है वो निकल कर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि p बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा कितना आपका 2809 माइनस का 784, देन ये हो जाएगा कि p इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 9 में से 4 जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, देन ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 20, यानी हो जाएगा 45। तो अब इसकी हाइट कितनी आ गई? 45 निकल कर आ गई। अब लगा कि भाई साहब एक और ट्रायंगल है, एक और ट्रायंगल है, इस तरीके से देखो एक और ट्रायंगल है, इसमें दो साइड दिए गए 53 है, आपका ये भी 53 है, लेकिन ये जो साइड है ना 56 के बराबर नहीं है, 56 के बराबर नहीं है, यह ध्यान रखना। पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया अगर थोड़ा सा भी आपको आइडिया हो। अगर मैं यहाँ से अगेन अगर परपेंडिकुलर को ड्रॉ करूँगा तो ये दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ था कि भाई अगर इस साइड को मैं इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, ध्यान से समझना कि मैं इस साइड को इंटरचेंज कर दूं, अगर ये 28 है या 45 है, मैं क्या करता हूं भाई, ये साइड को यहाँ पर 45 कर दूं, ये साइड को यहाँ पर 28 करूं, तो क्या ट्रायंगल के एरिया में कोई भी चेंज आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप चाहो तो हाइट इंटू बेस लिखो या फिर बेस इंटू हाइट लिखो, एरिया तो सेम ही रहेगा। और इन्होंने बोल के रखा है कि भाई एरिया क्या है? सेम है। अगर ट्रायंगल इक्वल है तो भाई एरिया भी सेम ही होंगे। अगर ट्रायंगल इक्वल है तो एरिया भी सेम होगा, जो कि बराबर बोला गया कि अन्य त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, बोल के रखा है ना, तो यहाँ से बोल के रखा है। तो अगर एरिया सेम है तो हम अगर मैं बेस इंटू हाइट लिखूँ या फिर हाइट इंटू बेस लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये 53 है और इस केस में ये हाइट 45 है और ये 28 है, तो मैं क्या करूँगा कि भाई अगर मैं हाइट को 28 मान लूँ और बेस को यहाँ पर 45 मान लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक साइड को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये 45 है तो ये भी 45 आएगा, टोटल कितना हो जाएगा? 90, यानी कि ये साइड कितनी हो गई? 90 हो गई। ऑप्शन नंबर बी। बात क्लियर हुई आपको? बात क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि हमें बोल के रखा है ना कि एरिया इक्वल है। आप चाहो तो इसको 28 मानो या फिर इसको 45 या फिर इसको 45 को 28 मानो, बात एक ही है, बात एक ही है। ठीक है भाई, चलो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका 42 नंबर का डाउट था, मैं भूल जा रहा हूँ। 42, ये आपका 43। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है भाई, एक बार पढ़ो आप, एक बार ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ये कर रहा है कि जगन जो है अपने स्कूल, अपने गांव से स्कूल जो जाता है तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और मार्केट स्कूल से मार्केट जाता है 13 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
ठीक है, वो पार्ट वाई में ट्रेवल करता है। अगर फुट से ट्रेवल करे, सही है, जगन का स्कूल उसके गांव से 5 किलोमीटर दूर है, बाजार उसका 13 किलोमीटर दूर है। वो रास्ते में कुछ चीज़ें पैदल चलता है और बाकी रास्ते साइकिल से तय करता है। अगर वो 2 किलोमीटर पैदल चलता है और बाकी साइकिल से तय करता है तो उसे गांव से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता है भाई? 9 मिनट का समय लगते हैं, 9 मिनट का। अगर वो 4 किलोमीटर पैदल चलता है और बाकी रास्ता साइकिल से तय करता है तो स्कूल से बाजार पहुंचने में 12 मिनट अधिक समय लगते हैं। यानी कि 9 मिनट प्लस 12 मिनट कितना हो गया? 21 मिनट लगते हैं। बात यहाँ से समझिएगा। तो उसकी पैदल चलने और साइकिल चलाने की गति क्या होगी? ठीक है, अगर एक में सिंपल शानदार कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा कि बोट एंड स्ट्रीम में एक इक्वेशन पढ़ा होगा। ठीक है, वो सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन ये है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई यहाँ पर क्या है, उसका घर है, विलेज है, और यहाँ पर क्या स्कूल है, और यहाँ पर क्या है भैया? उसका मार्केट है। बस समझा रहा हूँ आपको। अगर ये विलेज से स्कूल जाता है तो डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर का। और स्कूल से अगर मार्केट जाता है डिस्टेंस कितना है? 13 किलोमीटर का। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे बोलूँ भाई कि वो विलेज से स्कूल जाने में 2 किलोमीटर क्या जाता है? किससे जाता है? फुट से जाता है। और 3 किलोमीटर क्या जाएगा भाई? वो साइकिल से जाएगा। उसी तरीके से स्कूल से जब मार्केट जाता है तो 4 किलोमीटर किससे जाएगा भाई? फुट से जाएगा। और बाकी का 9 किलोमीटर किससे जाएगा? 13 साइकिल से। तो भाई यहाँ पर जो टोटल समय लग रहा है इसको 21 मिनट का समय लग रहा है, क्योंकि 9 मिनट और प्लस 12 मिनट कितना हुआ? 21 मिनट। और यहाँ पर समय कितना लग रहा है? 9 मिनट का समय लग रहा है, क्योंकि इसने बोल के रखे ना पहले से 12 मिनट अधिक लगते हैं। अगर पहले 9 मिनट लगते थे तो अब कितने लग रहे हैं? 12 मिनट। यानी कि विलेज से स्कूल जाने में भाई, विलेज से स्कूल जाने में 9 मिनट का समय लगता था, तो अब स्कूल से मार्केट जाने में तो उसे 9 मिनट प्लस 12 मिनट कितने होंगे? 21 मिनट समय लगेंगे। अब ध्यान से समझो, हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। अब हम क्या करते हैं भाई? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हम मान लेते हैं कि फुट का स्पीड कितनी है? 1 से, और आपका ये साइकिल का स्पीड कितनी है भाई? y है। इतना मान सकते हैं? आप बोलोगे बिल्कुल। अगर मैं इस केस में बात करूँ, पहले केस में बात करूँ तो क्या लिखूंगा मैं? 2 अपॉन में x प्लस में 3 अपॉन में y इक्वल्स टू कितना समय लग रहा है? 9 मिनट। मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे, हो जाएगा 9/60। इक्वेशन नंबर 1 निकल कर आया आपका। दूसरा केस क्या बन रहा है? यहाँ से बन रहा है। अगर 4 अपॉन में x लिखूँ और प्लस में 9 अपॉन में y लिखूँ तो यहाँ पर समय कितने लग रहे हैं? 21 मिनट का लग रहा है। 21/60। 2 इक्वेशन निकल कर आ गए। आप यहाँ से इसको इक्वेट करके सॉल्व कर लो। अगर मैं पहले वाले इक्वेशन को इक्वेट करूँ यानी इक्वल बनाऊँ तो यहाँ पर 2 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 18 हो जाएगा। ये वैल्यू कट जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा 3 अपॉन में y इक्वल्स टू यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 अपॉन में 60। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। y की वैल्यू 60 आ गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि साइकिल से उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। हमें दोनों स्पीड पूछा है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में 60 किलोमीटर पर आवर एक ही स्पीड है, ऑप्शन नंबर 2। बाकी आपको नहीं चेक करना है कि फुट से उसकी स्पीड कितनी है, पर मैं आपको बता देता हूँ। y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये हो जाएगा क्या आपका? 2 अपॉन में x प्लस में ये हो जाएगा, अगर मैं 3/60 लिखूँगा तो हो जाएगा 1/20 बराबर हो जाएगा 9/60। ये 20 को मैं उधर ले जाऊँगा तो हो जाएगा 2 अपॉन में x इक्वल्स टू 9/60 माइनस 1/20, यानी कितना हो जाएगा आपका भाई? 9 माइनस 3 यानी 6/60 हो जाएगा। 6/60 6/60। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर आ गई ना। अगर आपसे फुट से पूछता तो कितना था? 20, और साइकिल से पूछा तो हो जाएगा 60। हालांकि आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, कोई एक आपको निकाल कर आंसर मार्क कर देना था, क्योंकि ऑप्शन में सारे ऑप्शन डिफरेंट थे। कोई 30 70 है, 20 60 है, 40 80 है, 10 30 है। ठीक है, एक हमने निकाला y की वैल्यू, उसी से आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। तो भाई उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आज डाउट में आए हुए थे। और इसी तरीके से आप डाउट को पूछते रहिए, और जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं क्वेश्चन को कराता हूँ। आगे शायद क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नहीं होंगे। तो आप हमें क्या कर सकते हो? देखो, आप हमें क्या कर सकते हो? सपोर्ट दिखा सकते हो। क्यों, कैसे करके भाई सपोर्ट दिखा सकते हो भाई? आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चैनल को शेयर कर सकते हो।
और साथ में पसंद आए हमारे सॉल्यूशन को तो लाइक कर सकते हो। बस इतना ही तो आपसे उम्मीद हम रखते हैं, इतना ही उम्मीद रखते हैं। बाकी अपने डाउट को पूछ सकते हो एग्जाम्पिक्स चैट पर। कोई भी सवाल वगैरह जब आप पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर हो तो वहाँ पर भी पूछ सकते हो। आप चाहो तो फॉलो भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बाकी मैं विशेष नहीं कहूँगा, आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान रखिए क्योंकि CGL आने ही वाला है, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं अगले सेशन में।